हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुमन कुमार सिन्हा पुनः आपके समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन को लेकर के। जैसा कि पता है, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो जो टॉपिक है वो है लोक प्रशासन की क्या भूमिका है विकासशील समाजों में और विकसित समाजों में। इसी को लेकर के हम अपनी चर्चा को प्रारंभ कर लेंगे और इसी पर हम अपनी पूरी व्याख्यान को केंद्रित करेंगे। जैसा कि पता है, मेरा इंस्टीट्यूट कोड जो है वो है MEGA मेगा, दैट इज 5555। अगर आप कोई भी कोर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारे ये इंस्टीट्यूट कोड MEGA 5555 के थ्रू जो है इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना विलंब किए हम आपके समक्ष लेकर के आते हैं जो हमारा टॉपिक है वो है लोक प्रशासन की भूमिका विकासशील एवं विकसित समाजों में। यानी कि रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड सोसाइटीज, ये हमारा टॉपिक है आज का। जैसा कि पता है कि विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं वो लगभग, अगर उसका श्रेणीकरण किया जाए तो दो श्रेणियां उभर करके आती है। पहली श्रेणी आती है विकासशील समाजों की, जो कि एक औपनिवेशिक शासन से उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की है। वैसे समाजों को, जैसे हम एशिया, अफ्रीका या लैटिन अमेरिका के जो समाज है जो औपनिवेशिक सत्ता से लगभग जो है 1950 के दशक के आसपास जो है उन्होंने स्वतंत्रता हासिल की, उन्हें हम विकासशील समाज कह सकते हैं और उस श्रेणी में रखा जा सकता है। और दूसरी जो श्रेणी है वो है विकसित समाज की। विकसित समाज से हमारा क्या तात्पर्य हो सकता है? तो विकसित समाज से हमारा तात्पर्य वैसे समाजों से है जो पश्चिमी राष्ट्रों के एक विकसित राज्य हैं या फिर उत्तरी अमेरिका के जो हैं एक विकसित राज्य हैं, जिनकी एक बहुत पहले से ही वो जो है उनके ऊपर जो है एक औपनिवेशिक सत्ता जो है समाप्त हो चुकी है और इसे एक आधुनिक राष्ट्र के तौर पे जाना जाता है। तो वैसे समाज जो कि पश्चिमी राष्ट्र के समाज हैं और दूसरी जो उत्तरी अमेरिका के जो समाज हैं उन्हें हम विकसित समाज की श्रेणी में रख सकते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में जो हमारे पास में लोक प्रशासन की जो भूमिका है वो क्या एक विकासशील समाज में अलग होती है और विकसित समाजों में अलग होती है। अगर ये अलग होती है तो इसका क्या कारण है और किस समाज में वास्तव में लोक प्रशासन की भूमिका काफी निर्णायक और उस समाज की जो है एक अस्तित्व के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि आपको पता है, एक तरीके से एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो कंट्री जो कि औपनिवेशिक सत्ता से एक हाल ही में इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया, उन समाजों में जो है लोक प्रशासन की महत्ता ज्यादा है वनिस्पत वैसे समाजों में जो कि एक विकसित राष्ट्र हैं, जिन्हें हम पश्चिमी यूरोप के जो एक राष्ट्र हैं या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो उत्तरी अमेरिका के राज्य हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लोक प्रशासन की भूमिका है वो समाजों की जो एक पारिस्थितिकी है, चाहे वो आर्थिक पारिस्थितिकी हो, चाहे वो सामाजिक पारिस्थितिकी हो, चाहे वो एक राजनीतिक पारिस्थितिकी हो, उसके अनुसार जो है इसकी जो है एक अपना जो है एक संबद्ध होती है ये समाज में और अपनी संस्कृति के हिसाब से अपने आप को जो है एक जुड़ाव महसूस करता है। और कहा जाता है पिछड़ी समाज में एक तरीके से पिछड़ी जो है
प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक प्रणाली पाई जाती है। और मैंने पहले भी कहा था कि लोक प्रशासन वास्तव में जो है एक समाज का ही एक उपभाग है, और साथ ही साथ एक लोक प्रशासन जो होता है वो संस्कृति से आबद्ध होता है, कल्चर बाउंड एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसा जिसकी समाज होगी, जैसी जिसकी संस्कृति होगी, वैसे ही लोक प्रशासन का स्वरूप पाया जाएगा। यही कारण है कि विकसित समाजों की लोक प्रशासन जो है विकासशील समाजों के लोक प्रशासन से एक भिन्नता लिए हुए होती है। इसी पे हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं और हम देखते हैं कि वास्तव में लोक प्रशासन की जो भूमिका है वो एक विकसित और विकासशील समाजों की जहां तक बात है, इसमें एक तरीके से क्या है, तो हम ये देख सकते हैं कि विश्व के जो है एक अधिकांश देश या तो विकासशील हैं या विकसित देश हैं। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र गरीब देश या समाजों को विकासशील देश या समाज कहा जाता है। वहीं पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र, उत्तरी अमेरिका और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के एक इंग्लिश स्पीकिंग वाले प्रभुत्व वाले जो समाज है, आमतौर पर जो है इसे विकसित समाजों के रूप में हम पहचानते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि लोक प्रशासन जो है एक जो है इकोलॉजी और संस्कृति यानी कि कल्चर से बंधा हुआ है। इसीलिए जो है लोक प्रशासन की जो प्रकृति यानी कि उसकी जो नेचर होती है और उसकी भूमिका उस समाज की जो अपनी जो है एक वातावरणीय परिस्थितियां जो होती है या पर्यावरणीय परिस्थितियों से बहुत ही प्रभावित होती है। जैसा कि हमने देखा था, हम आगे भी देखेंगे कि लोक प्रशासन वास्तव में जो उसके जो वातावरण होता है, जो उसकी पारिस्थितिकी होती है, उसके अनुसार से अपने आप को ढालता भी है और साथ ही साथ जो है वो पारिस्थितिकी जो है लोक प्रशासन को प्रभावित भी करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन भी पारिस्थितिकी पर अपना प्रभाव डालता है और साथ ही साथ जो है पारिस्थितिकी भी जो है लोक प्रशासन पे अपना प्रभाव को डालता है। इस तरीके से इनके बीच में एक तरीके से देखा जाए तो एक खुले माहौल में एक दूसरे के ऊपर अंतरक्रिया करती है और इस अंतरक्रिया का परिणाम ये होता है कि लोक प्रशासन अपनी परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढालने का प्रयास करती है या फिर वो परिस्थितियों को बदलने में भी जो है थोड़ी तरीके से कामयाब होती है। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि विकासशील जो है देशों या समाजों में इसके द्वारा निभाई गई भूमिका विकसित समाजों या देशों में निभाई गई भूमिका से भिन्न होती है। मैंने चर्चा के प्रारंभ में भी ये बातें कही थी कि विकासशील और विकसित देशों की जो लोक प्रशासन है उनकी भिन्नता होती है, उनके भूमिकाओं में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि वहां की जो एक पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी होती है वो डिफरेंट होती है, वहां की संस्कृति अलग होती है, वहां की सामाजिक पारिस्थितिकी अलग होती है। तो इन अर्थों में ये मान करके चला जाए कि विकसित समाजों की जो लोक प्रशासन है वो विकासशील समाजों से भिन्न पाई जाएगी। अगर हम इसे आगे ले और सबसे पहले बात हम ये देखने की कोशिश करें कि विकसित समाजों में जो है हमारी जो भूमिका क्या हो सकती है, उसकी भूमिका की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि विकासशील देशों में लोक प्रशासन की अगर भूमिका के बारे में हम बात करें तो इसे हम वास्तव में इस तरीके से देख करके चल सकते हैं कि विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिकाओं को अगर हम कुछ बिंदुवार जो है इसके अध्ययन करें, कुछ मुख्य बातों में और उसे श्रेणीकृत करके अगर हम उसकी बातों को हम देखने की कोशिश करें, आखिर इसकी भूमिकाएं क्या क्या हो सकती है, तो उसे हम इस रूपों में जो है एक तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। पहली बात है, विकासशील देशों में लोक प्रशासन की मुख्य भूमिकाओं को हम इस प्रकार से जो है एक तरीके से गिना सकते हैं या उसे दर्ज करा सकते हैं। पहली भूमिका होती है लोक प्रशासन को लोगों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि लोक प्रशासन जो कि विकासशील समाजों का लोक प्रशासन होता है वह जन आकांक्षाओं को पूरा करने का एक जो है महत्वपूर्ण वाहक होता है, महत्वपूर्ण साधन होता है। उस स्थिति में हम देख सकते हैं कि विकासशील समाजों में लोग विशेषकर जो निर्धन है सरकार से बहुत सी चीजों की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि जब सोसाइटी में एक तरीके से निर्धनता के गुण या फिर निर्धनता ज्यादा पाई जाती है, निर्धनता की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, तो वैसे लोगों में जबकि लोग
एक आर्थिक सशक्तिकरण या किसी भी स्तर पर सशक्तिकरण नहीं, अपने आप को सशक्त महसूस नहीं करती है, तो उस माहौल में या निर्धन राष्ट्रों में एक निर्धन लोगों की एक सरकार पे निर्भरता और लोक प्रशासन पे उनकी निर्भरता जो है ज्यादा उभर करके सामने आती है। और यही जो एक तरीके से निर्धन और कमजोर वर्ग है, अपनी स्थिति में सुधार लाने और अपने जो है दुखों को कम करने के लिए सरकार की ओर देखते हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा, विकासशील समाजों में अगर हम भारत सरकार की हम बात करें तो भारत में भी अभी जो है बहुत सारे जो है इस समाज के जो वर्ग हैं जो निर्धनता रेखा से नीचे या निर्धन है, उनकी जो है सरकार के प्रति जो है एक आशा भरी निगाह होती है कि उनके द्वारा, सरकार द्वारा जो है या लोक प्रशासन के द्वारा जो है उनके जीवन में जो है एक तरीके से जो है ये गुणात्मक जो है परिवर्तन आए, सरकार उनके बारे में सोचे और उनके हितों को जो है तरजीह दे ताकि उनका जो है एक सर्वांगीण विकास हो सके। इन अर्थों में हम देखते हैं कि लोगों की बढ़ती उम्मीदों के जवाब में विकासशील देशों में सरकारों ने लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए भारी जिम्मेदारी संभाली है। हम ये कर सकते हैं कि अगर भारतीय एक संविधान की अगर प्रस्तावना की बातों को हमने देखा, जैसे हम एक सामाजिक न्याय की एक बात करते हैं तो सामाजिक न्याय के एक साधन के रूप में ही हम लोक प्रशासन को लेकर के आते हैं कि वास्तव में इस तरीके से कैसे जो है समाज में एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है एक समतामूलक समाज की स्थापना की जा सकती है। और जो है एक अगर धन का कहीं पे केंद्रण हो रहा है या असमान वितरण है तो उसे हम कैसे जो है एक तरीके से जो है उसका न्यायपूर्ण वितरण कर सकते हैं। इन अर्थों में हम देख सकते हैं कि ये सारी जो है एक भारी भरकम जिम्मेवारी जो है वो वास्तव में लोक प्रशासन के लिए ही दिया गया है। अगर आप इसकी बातों को लेकर के चलेंगे तो हम ये देखते हैं कि विकासशील देशों में लोक प्रशासन निम्नलिखित जो है एक सामाजिक आर्थिक सेवाएं प्रदान करता है। पहला काम है इनका यह न्यूनतम स्तर की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षित पेयजल, कमजोर वर्गों और दलितों के लिए आवास, झुग्गी सुधार, सामाजिक सुरक्षा आदि प्रदान करता है। हमने पहले भी कहा कि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करना सरकार की जो है एक तरीके से जो है उनकी एक प्राथमिक जो है जिम्मेवारी है। और उसमें वो न्यूनतम स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य भी मिलनी चाहिए, साथ ही साथ उन्हें जो है एक तरीके से ड्रिंकिंग वाटर, एक तरीके से साफ सुथरा जो है पेयजल, और कमजोर और जो भी वर्ग हैं उनके लेकर के आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जो मलिन बस्तियां होती हैं उन बस्तियों में भी जो है एक तरीके से स्वच्छता को लेते हुए और उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से एक तरीके से सुभेद्य है, सुभेद्यता है यानी सोशल वल्नरेबिलिटी उसके साथ ज्यादा है, तो कैसे उसे हम सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल नेट के दायरे में ला सकते हैं। ये सारा काम जो है वास्तव में विकासशील समाजों में सरकार के द्वारा की जाती है और सरकार से हमारा तात्पर्य यहां लोक प्रशासन से है। दूसरी अगर बात करें, यह बच्चों की भलाई, महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने, अमीर और गरीब के बीच में असमानताओं को कम करने का ख्याल रखता है। आपने देखा कि हमारे समाज के कुछ ऐसे तबके होते हैं जिनके लेकर के जो है एक सुभेद्यता की जो मात्रा होती है या उसे एक प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। और उसमें हम ये देख सकते हैं, इसमें हम बाल विकास यानी कि बालकों को हम रख सकते हैं, महिलाओं को रख सकते हैं, दिव्यांगों को रख सकते हैं, बुजुर्गों को रख सकते हैं, या एक तो इस तरीके की श्रेणीकृत जो हमने देखा, इन्हें जो है एक इनकी स्थितियों को सशक्त करना, इनकी स्थितियों को एक अपलिफ्टमेंट के लिए, उठाने के लिए, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए, और साथ ही साथ एक धन का एक ऐसा वितरण होना चाहिए, इसके बीच जो है एक संकेंद्रण नहीं होना चाहिए धन का, और ऐसा सामाजिक और न्यायपूर्ण उसका वितरण, न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए जिससे जो है अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़े। अगर और अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ेगी तो ये समाज में जो है एक तरीके के असंतोष की भावना लेकर के आएगी। और वास्तव में हम जिस सामाजिक न्याय की स्थापना या फिर एक समतामूलक समाज की स्थापना करने का एक जो है पुनीत ध्येय लेकर के चलते हैं, जो संवैधानिक हमारे ऊपर लोक प्रशासन के ऊपर बाध्यता है, एक हमारे लेकर के जो है एस्पिरेशन का काम करती है, हमारे लिए एक तरीके से वो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं संविधान के द्वारा, तो उसे हम जो है एक हासिल नहीं कर पाएंगे। और इन असमानताओं को यानी इन इक्वालिटीज को
इन असमानताओं को, चाहे वो एक आर्थिक आधार पे है या वो शैक्षणिक आधार पे है, उनको पाटने का कार्य जो है वास्तव में यही लोक प्रशासन विकासशील समाजों में करता है। और एक समता मूलक यानी कि समाज की स्थापना का जो है एक उद्देश्य को लेते हुए लोक प्रशासन अपना कार्यों को संपादित करता है। तीसरी बात अगर हम देखें कि यह बेरोजगारी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करके एक तरीके से निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम का भी जो है चलाता है। आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने भी बहुत सारे जो है एक निर्धनता उन्मूलन के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों को उन्होंने देखा। मनरेगा जो है एक इसका एक उदाहरण है कि किसी भी तरीके से जो है लोगों के बीच में जो है जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं या उन्हें कैसे हम जो है उस निर्धनता जो है गरीबी रेखा से नीचे से है उसे हम गरीबी रेखा से बाहर निकाल सके। तो इस तरीके से आपने देखा कि रोजगार के अवसर को पैदा करना, क्योंकि एक विकासशील समाजों में सबसे बड़ा अगर नियोक्ता यानी कि सर्विस यानी अवसर देना, सेवाओं के लिए अवसर देना, वो जो है एक सबसे बड़े एम्प्लॉयर का अगर काम कोई करता है या फिर एक आदर्श नियोक्ता का जो की भूमिका में आता है, वो वास्तव में जो है एक लोक प्रशासन की जिम्मेवारी मानी जाती है। और साथ ही साथ गरीबी उन्मूलन के लेकर के भी बहुत सारे काम किए गए। आपने देखा होगा 5वीं 6ठी पंचवर्षीय योजना में हमारे इन योजनाओं का मूल ध्येय या मूल उद्देश्य ही था गरीबी हटाओ। इस स्तर से हम ये देख सकते हैं कि वास्तव में रोजगार को एक तरीके से रोजगार के अवसर को बढ़ाना और निर्धनता उन्मूलन के कार्य को भी वास्तव में जो है विकासशील समाजों में लोक प्रशासन ही चलाता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि सार्वजनिक जो एक तरीके से लोक नौकरशाही को, आवश्यक वस्तुओं के समान वितरण को विनियमित करके गरीबों के बुनियादी जीवन को भी जो है पूरा करना होता है या पूरा करना है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो है एक पीडीएस की भी व्यवस्था है, जिसको हम देख सकते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक तरीके से सिस्टम है। उसके द्वारा हम ये करते हैं कि हम जो है कुछ बहुत ही जो जरूरी जैसे खाद्यान्न या फिर इस चीजों को उपलब्ध करवाते हैं, उनकी कालाबाजारी को रोकते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जो एक खाद्य के हैं या आवश्यक वस्तु हैं, उनके दामों को हम नियंत्रित कर सके, उनकी कालाबाजारी पे रोक लगा सके। और हम जो है इसी एक जन वितरण प्रणाली का उपयोग करते हुए जो है हम जो है एक राशनिंग की भी व्यवस्था और गरीबों को जो है खाद्यान्न और अन्न उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था करते हैं। और उनको विनियमित करने का भी कार्य जो है वास्तव में लोक प्रशासन ही करता है, जिसे आप अपने जीवन में आराम से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस प्रकार विकासशील समाजों में नौकरशाही सामाजिक गतिविधियों को व्यवस्थित करना, यानी कि एक तरीके से सोसाइटी को जो है एक सिस्टमेटाइज करना, उन्हें व्यवस्थित करना और सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस और समानता को बढ़ावा देने की योजना के रूप में एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाती है। समाज में व्यवस्था को स्थापित करना, सामाजिक गतिविधियों को, समाज को एक व्यवस्थित समाज की प्राप्ति करना, साथ ही साथ सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से हमारा तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति को राजनीतिक और आर्थिक दोनों न्याय उपलब्ध कराई जाती है, तभी वो सामाजिक न्याय के कॉन्सेप्ट में आकर के आएंगे। तो हम देख सकते हैं कि राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय पर भारतवर्ष में बहुत ज्यादा जोर दिया गया, पर हम कहीं आर्थिक न्याय में कहीं न कहीं पिछड़ गए। जबकि हम अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना से अगर आप गो थ्रू होंगे या फिर उन्हें आप एक तरीके से स्मरण करेंगे, तो वहां साफ साफ लिखा है 3 तरह की न्याय की बात होती है। वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय की संकल्पना में हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक न्याय तब तक बेमानी है जब तक लोगों को एक आर्थिक रूप से सशक्त न कर दिया जाए। तो ये जो है सामाजिक न्याय की संकल्पना को भी लेकर के जो है चलने का काम जो है, एक पुनीत काम जो है वास्तव में जो है एक तरीके से जो दिया गया है वो एक तरीके से लोक प्रशासन को दिया गया है। आपको पता होगा ऑडवे टीड ने भी कहा था कि लोक प्रशासन जो है एक तरीके से नैतिक एक कार्य होता है और जो लोक प्रशासक होते हैं वो एक नैतिक अभिकर्ता यानी कि एक मोरल एजेंट के रूप में काम करता है। और उनका जो ये एक स्टेटमेंट है वो वास्तव में विकासशील राष्ट्रों में हमेशा जो है एक सटीक बैठता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कार्य दिए गए हैं वो लोक प्रशासन को वो वास्तव में जो है एक नैतिक जो है जिम्मेवारी दी गई है। और उन कार्यों को संपादित करने के लिए जिन व्यक्तियों की नियुक्ति होती है, जिसे हम सिविल सेवक कहते हैं, वो वास्तव में जो है वही एक मोरल एजेंट के तौर पर कार्य करता है। तो वास्तव में किसी
समाज की या विकासशील समाजों के एक अस्तित्व को बनाए रखना और उसमें सामाजिक न्याय की संकल्पना को जो है साकार करना एक भूमिका के रूप में लोक प्रशासन की एक बड़ी अनिवार्य और एक महती भूमिका होती है। अब हम देख लेते हैं दूसरे पैरामीटर पे कि आखिर एक भूमिका दूसरी भूमिका की अगर हम बात करें तो वो भूमिका हो सकती है सामाजिक आर्थिक विकास में। मैंने पहले भी कहा कि सामाजिक और आर्थिक विकास के एक माध्यम के रूप में, एक वाहक के रूप में भी लोक प्रशासन जो है विकासशील समाजों में कार्य करती है। तो विकासशील देशों की सरकार अपने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए गंभीर दायित्व के अधीन है। इसलिए इन देशों में लोक प्रशासन जो है आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन को एक लोकोमोटिव के रूप में कार्य करता है, यानी कि एक सामाजिक और आर्थिक विकास के लेकर के जो कार्य करना है, जो एक इंजन का जो काम करता है, इस तरीके के जो परिवर्तन सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों को लाना है, उसके एक वाहक और एक इंजन के तौर पे यही लोक प्रशासन कार्य करता है। साथ ही साथ तीसरी अगर हम बात देख लें कि आखिर क्या भूमिका हो सकती है लोक प्रशासन की, तो हम ये कह सकते हैं इन भूमिकाओं में कि ये पारंपरिक कार्यों का प्रभावी प्रदर्शन जो विकास के प्रयासों को समर्थन करते हैं। हमने पहले भी कहा कि विकास की संकल्पना या विकास को तब तक अचीव नहीं किया जा सकता है जब तक कि आप जो है एक जो है विकास के लिए जो एक माहौल की जरूरत होती है, एक वातावरण की आवश्यकता होती है, तब तक विकास संभव नहीं है। इसलिए यह कहा जाता है कि कानून और व्यवस्था यानी विधि और व्यवस्था को बनाए रखना या कानून और व्यवस्था को बनाए रखना किसी भी विकास के लिए एक पूर्व शर्त मानी जाती है। तो वास्तव में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का भी जो कार्य है वो लोक प्रशासन ही करती है। तो हम ये देख सकते हैं कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार के पारंपरिक कार्य विकास के लिए जो है एक पूर्व शर्त या पूर्वापेक्षा है। मैंने पहले भी कहा था विकास के लिए जो है एक पूर्व शर्त मानी जाती है, एक तरीके का जो है प्री कंडीशन है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना चाहिए, तभी जो है किसी प्रकार की जो है चाहे वो सामाजिक विकास की हम बात करें चाहे आर्थिक विकास की हम बात करें, तभी जो है वो फलीभूत हो सकती है। अगर समाज में शांति नहीं है, अगर मान लीजिए कि समाज में जो है एक कलह की स्थिति है, अशांतिपूर्ण माहौल है, उस माहौल में जो है किसी भी प्रकार की विकास की जो है एक कल्पना बेमानी मानी जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं अगर समाज में शांति नहीं है तो कोई विकास ही नहीं है, यानी ये कह सकते हैं कि बिना शांतिपूर्ण वातावरण का स्थापना किए बगैर किसी भी विकास की प्राप्ति संभव ही नहीं है और कोई प्रगति भी नहीं की जा सकती है। तो जो भी आप डेवलपमेंट या प्रोग्रेस की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो तब तक नहीं पाई जा सकती है जब तक आपके पास में सोशल पीस यानी कि एक तरीके से सामाजिक शांति को आप जब तक प्राप्त नहीं कर लेते हैं या फिर उसे स्थापित नहीं कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है किसी भी तरह के विकास की एक पूर्व शर्त मानी जाती है। विकासशील समाजों में शांति अक्सर बढ़ते सांप्रदायिक, हमारे यहाँ पता है कि भारतीय समाज भी जो है एक सांप्रदायिकता का भावना लिए हुए है। हमारा समाज भी जो है जातिगत एक स्तर पर बटी हुई है। हमारे यहाँ जो है लोग जो है धर्म जाति के बीच में जो है एक दूसरे के बीच विभेद करते हैं और उनके बीच का जो संबंध होता है वो उनको निर्धारित करने में ये धर्म और जाति जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भले ही ये अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि एक समाज में जब इन आधारों पर विभेद किया जाता है तो वो समाज कभी भी जो है एक तरीके से समतामूलक समाज नहीं बन सकती है। और यही कारण है कि भारतीय समाज में तब तक जो है एक तरीके से समतामूलक समाज की स्थापना नहीं की जा सकती है जब तक हम अपने धर्म और जाति की बेड़ियों को तोड़ते हुए जो है एक एकीकृत समाज की स्थापना और एकीकृत जो है एक भारतीयता को स्थापित नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं कि जातीय भी होता है हमारे यहाँ, शांति में अक्सर बढ़ते हैं, सांप्रदायिक होते हैं, जातीय होते हैं, आदिवासी यानी कि और जातिगत संघर्ष हो। आप जो है कम्युनल राइट्स को भी देखते हैं, से परेशानी होती है और इनमें आतंकवादी गतिविधि आजकल देख सकते हैं, टेररिस्ट जो है एक्टिविटीज भी काफी बढ़ गई हैं, शामिल है। अगर इन काली ताकतों को यानी कि इनके पास में जो भी ऐसी ताकतें हैं जो समाज को तोड़ रही हैं, जो समाज में अशांति फैला रही है, यानी कि ऐसे तरीके के जो एक तरीके से अव्यवस्था फैलाने वाली ताकतें हैं या शक्तियां हैं,
अगर लगाम नहीं लगाई गई तो ये विकासात्मक गतिविधियों यानी कि डेवलपमेंट जो है एक्टिविटीज को या फिर एक तरीके से आड़े में आएंगे, उनके लिए एक रोड़ा बनेगा। इसलिए विकासशील देशों में राजनीतिक स्थिरता यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए कानून और व्यवस्था का रखरखाव अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी समाज की एक तरीके से जो लोक प्रशासन की पहले जो एक तरीके से रेगुलेटरी जो विनियामकीय कार्य दिए गए थे, उसमें कानून और व्यवस्था जो है एक बहुत महत्वपूर्ण था और बिना कानून और व्यवस्था को बहाल किए बगैर किसी भी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। यही कारण है कि जब हम विनियामकीय कार्यों और विकासात्मक कार्यों के बीच में अगर हम विभेद करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि विनियामक कार्य यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसके बगैर जो है किसी भी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो वास्तव में यही जो विनियामक कार्य यानी कानून और व्यवस्था जो स्थापित होगी वही जो है एक उर्वर जो है भूमि तैयार करेगी जिसमें जो है हम ये कह सकते हैं विकास के पौधे लगाए जा सकते हैं। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए कानून और व्यवस्था का रखरखाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी अगर इकोनॉमी को भी ग्रो करना है तो अगर हम बाहर से अगर हम मान सकते हैं कि एफडीआई या फिर बाहर से जो है एक तरीके से एक मान लिया जाए कि लोगों से जो यहां पर इन्वेस्ट करने के लिए हम प्रेरित करेंगे या उन्हें अपील करेंगे तो वो तब तक नहीं आएंगे जब तक उसे जो है एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है वो उन्हें हम फुलफिल करके दें, तभी जाकर के वो बाहर से भी जो है हम जो है एक तरीके से विनिवेश को अपने यहां अपने राष्ट्र की ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसके अलावा विकासशील समाजों में अधिकांश लोग जीवन और अस्तित्व की सुरक्षा यानी कि लाइफ और उनकी अपनी जो एक तरीके से उनकी जो अस्तित्व है एग्जिस्टेंस है उसको बरकरार रखने के लिए और उसको सुरक्षित रखने के लिए सरकार पर सबसे अधिक निर्भर है। यानी कि किसी भी तरीके से सामाजिक हो या फिर उनके जीवन की बात हो वो वास्तव में जो है उनकी सुरक्षा के लिए सरकार पर निर्भरता होती है। इसलिए कानून और व्यवस्था बनाए रखना विकासशील देशों की सरकारी व्यवसाय में सर्वोच्च प्राथमिकता यानी कि सबसे ऊंची जो है जिसे एक सुप्रीम जो है मान लिया जाए प्रायोरिटीज के तौर पे रखा जाता है और होनी भी चाहिए। विकासात्मक गतिविधियां भी उचित राजस्व प्रशासन पर निर्भर है। जब तक आपके पास में राजस्व की उगाही नहीं होगी, अच्छे टैक्सेशन नहीं होंगे जहां से आपको पैसे एक की उगाही हो रही है या कर का संग्रहण हो रहा है, बिना उचित कर संग्रहण के और बिना उचित जो है धन की उगाही किए बगैर जो है किसी भी तरीके से जो है एक विकासात्मक गतिविधियों को हम नहीं ला सकते हैं। क्योंकि एक जो है किसी भी उद्योग धंधों को स्थापित करना या विकासात्मक कार्यों को संपादित करने के लिए एक आर्थिक संसाधनों की नितांत आवश्यकता होती है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप जो है विकास के कितने भी अच्छे प्लान बना ले या बहुत ही तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक कल्पना में ही काम कर सकती है। उसे वास्तविकता के धरातल पे लाने के लिए उस विकास को प्राप्त करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। क्योंकि सरकार के कारण राजस्व और अन्य करों के प्रभावी संग्रहण से सामाजिक आर्थिक विकास कार्यों के लिए अधिक धन उत्पन्न होगा। जिस हम एक सामाजिक आर्थिक जो है सरकार की जो प्रतिबद्धता या लोक प्रशासन की जो प्रतिबद्धता है जो उनके प्रति जो है एक कार्यों का आवंटन किया गया है, उन कार्यों को और प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने के लिए भी एक जो है धन और बजट की आवश्यकता होती है। कानून और व्यवस्था के रखरखाव और राजस्व संग्रहण यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और टैक्सेशन के विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिस हद तक विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं का समर्थन करते हैं। इसलिए करके हम कह सकते हैं कि अगर हम बिना जो है विनियामक कार्य किए बगैर, बिना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किए बगैर और बिना हम अच्छे टैक्सेशन को लिए बगैर जो है किसी भी तरीके से विकासात्मक जो है कार्यक्रमों और परियोजनाओं का हम जो है उसे समर्थन या उसे हम लागू नहीं कर सकते हैं। तो
तो वास्तव में ये जो कानून और व्यवस्था और साथ ही साथ राजस्व का संग्रहण के लेकर के जो पहले कहा जाता था कि पुलिस स्टेट में यही दो भूमिकाएं लोक सेवकों द्वारा या लोक प्रशासन द्वारा निभाई जाती थी, वो भूमिकाएं अभी भी महत्वपूर्ण है, ताकि हम यहीं से जो है विकास के लेकर के विकासात्मक कार्यक्रमों को लागू करना और विकासात्मक जो है कार्यक्रमों और परियोजनाओं को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे हमें धन की आवश्यकता होती है और वो धन कर संग्रह से मिलेगा, सामाजिक शांति से मिलेगा और वो सामाजिक शांति की प्राप्ति कानून और व्यवस्था से होगी। अगली अगर हम बात करें कि चौथी अगर भूमिका की हम बात कर ले, तो हम ये देख सकते हैं कि जो लोक प्रशासन की एक भूमिका होती है वो राष्ट्रीयता की भावना का विकास, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि भारत एक राष्ट्र है कि नहीं, लोगों में एक राष्ट्रीयता की भावना है कि नहीं, क्योंकि पता है, आपको पता है कि भारत एक लगभग जो है उपमहाद्वीप जैसा है, बहुत बड़ा है। और दूसरी बात, भारतीय समाज और भारत के राष्ट्र में अलग अलग प्रांतों में भी जो है इस तरीके से जो है एक राष्ट्र को विखंडित करने की ताकतें भी कार्य करती हैं। और क्योंकि इस समाजों में भी हमारा समाज जो है लगभग जो है एक तरीके से जो है अपने विचारों में या फिर जो भी हो उनके बीच में बटी हुई होती है, तो वास्तव में एक राष्ट्रीयता की भावना पूरे राष्ट्र को यानी कि भारत को एकीकृत रखना, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना और उसे जो है बाह्य आक्रमण से बचाए रखना, और साथ ही साथ जो आंतरिक कुछ लोग हैं जो राष्ट्र को तोड़ने का प्रयास करते हैं या किसी भी तरीके से विखंडन या विभाजन की बात करते हैं, उनसे भी अगर एक तरीके से अच्छे तरीके से अगर कोई जूझ सकता है या उस पर विजय प्राप्त कर सकता है, उसमें भी जो है लोक प्रशासन की एक महती भूमिका होती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी राष्ट्र राष्ट्रीय एकता की भावना के बिना सामाजिक आर्थिक विकास प्राप्त नहीं कर सकता है। जब तक आप एक राष्ट्र के रूप में अपने आप को जो है नहीं एक तरीके से जोड़ेंगे या एक राष्ट्रीयता की भावना आप में नहीं पनपेगी, तब तक जो है सामाजिक आर्थिक विकास को नहीं प्राप्त किया सकता है। अधिकांश विकासशील देशों के पास यह नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना का अभाव लगभग जो है विकासशील समाजों में इसकी प्राप्ति नहीं होती है, इसका अभाव पाया जाता है। और कई विभाजनकारी ताकतें जो आपके एक सेपरेटिस्ट जो एक तरीके से जो है पावर्स हैं, जो फिर फोर्सेज हैं, वो इसमें जो है एक तरीके से इस तरीके से ताकतें जैसे सांप्रदायिक और जातीय संघर्ष आप देख सकते हैं, कम्युनल या फिर एक तरीके से राइट्स जो भी होते हैं, कास्ट राइट्स या फिर जातिगत झगड़े और क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता। हमने देखा कि भारत में भी जो है कुछ क्षेत्र ने काफी ज्यादा विकास किया है और कुछ क्षेत्र जो है उस विकास के पैमाने पर पिछड़े हुए महसूस होते हैं। इस लेकर के एक क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता की भी भावना जो है भारत में पाई जाती है। अक्सर इन देशों में राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रिटी, स्थिरता, स्टेबिलिटी और प्रगति यानी प्रोग्रेस के लिए एक खतरा है। इसलिए विकासशील देशों में राष्ट्रीय एकता का निर्माण और संरक्षण एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य है। वास्तव में ये जो कार्य है वो काफी चुनौतीपूर्ण है। राष्ट्र को एकीकृत रखना और इन विभाजनकारी शक्तियों से जो है एक तरीके से उसे असफल करना, और ये सारे चुनौतीपूर्ण कार्य जो है वास्तव में विकासशील समाजों में लोक प्रशासन के द्वारा ही एक तरीके से निभाई जाती है। इन देशों के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने के लिए नौकरशाही को लोगों के बीच उपराष्ट्रीय या उप सांस्कृतिक मतभेदों को दूर करना होगा। आपको पता है कि भारत में भी जब एक आईसीएस को कंटिन्यू रखने की बात की गई थी, तो वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका जो है एक हिमायत किया था। उन्होंने कहा था कि जो एक आईसीएस है, इंडियन सिविल सर्विस, उसे जो है बरकरार रखा जाए, क्योंकि ये जो है वास्तव में राष्ट्र की अखंडता को बरकरार रखने का एकमात्र कारगर माध्यम सिद्ध हो सकता है, और इसके द्वारा ही जो है पूरे राष्ट्र को जो है एक जो है धागे में पिरोए रखा जा सकता है, और किसी भी तरह की जो है एक तरीके से विभाजनकारी ताकतों को इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस लेकर के अखिल भारतीय सेवाओं को, जिसे अब आईएएस कहा जाता है, इसकी महत्ता अभी भी है, क्योंकि ये पूरे राष्ट्र को जो है एक अखंडित रखता है और किसी भी तरीके के विखंडन का वो जो है एक जम के उसकी विरोध करता है, और उन ताकतों को जो है उन नापाक इरादों को एक तरीके से जो है असफल करता है।
उन्हें विभिन्न अलगाववादी, आतंकवादी और सांप्रदायिक ताकतों द्वारा उत्पन्न उथल पुथल से उत्पन्न संकटों का प्रबंधन करना है। यानी इन तरह की जितने भी ताकतें हैं, जितने भी उथल पुथल की ताकतें हैं या फिर विभाजनकारी ताकतें हैं, उनसे भी जो है उनका बेहतर प्रबंधन अगर किसी के द्वारा किया जा सकता है तो वो वास्तव में जो है यही जो है लोक प्रशासन ही करेगा। और अगर हम पांचवी भूमिका की ओर चलें तो ये कर सकते हैं कि लोकतंत्र को जीवित रहने में मदद करता है। यानी कि अगर भारत में लोकतंत्र जीवित है, उसका अस्तित्व बरकरार है, तो उस अस्तित्व के बरकरार रखने में भी लोक प्रशासन का एक जो है बहुत ही निर्णायक भूमिका मानी जाती है। और लोकतंत्र को सफल बनाना या असफल बनाना ये भी जो है एक तरीके से लोक सेवकों या लोक नौकरशाही पर डिपेंड करता है। भारत एक सफल जो है लोकतंत्र मानी जाती है, उसमें भी सबसे बड़ी भूमिका जो है एक लोक नौकरशाही की है। इस लेकर के हम ये कह सकते हैं कि भारत को सफल राष्ट्र, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र अगर बनने का जो एक तरीके से श्रेय मिला है और एक सफल लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में जो हमें स्थापित किया है, इसमें भी लोक प्रशासन की अपनी महती भूमिका होती है। इस लेकर के हम कह सकते हैं कि विकासशील देशों में लोकतंत्र इतनी मजबूत नहीं है कि वह अपनी जड़ें मजबूत कर सके। हमने देखा कि भारत भी जब आजाद हुआ तो भारत में भी, क्योंकि अलग अलग तरह के एक तरीके से हमारे यहाँ कुछ प्रिंसली स्टेट वगैरह हुआ करते थे और एक कभी भी हम राष्ट्र के रूप में कभी नहीं इकट्ठा हुए, और हमारी जो लोकतंत्र के प्रति जो समझ थी वो भी काफी कम थी। और इस तरह के से हम माने कि उस समय की जो माहौल थे, जब हम सन 47 में भारत आजाद हुआ, उस समय हमारी लोकतंत्र की जड़ें वास्तव में इतनी गहरी नहीं थी, वो काफी जो है एक तरीके से मजबूती को प्रदान नहीं कर रही थी। और इस लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में भी और उसे एक गहराई तक पहुंचाने में भी और उसे एक सशक्त बनाने में भी जो है लोक प्रशासन की एक महती भूमिका है। और इनमें से कई देशों के लोगों के लिए लोकतांत्रिक मूल्य और प्रक्रियाएं बिल्कुल नहीं थी। हमने भी कहा कि हमने भी जो है एक संसदीय लोकतंत्र को जो अगर अपनाया भारत ने भी, तो वो हमने भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई जो व्यवस्था थी, जो एक प्रणाली थी, जो एक संसदीय लोकतंत्र की जो प्रणाली थी, वो जो व्यवस्था थी, हमने उन्हीं से इसको ग्रहण किया। साथ ही साथ उन्हें लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रबंधन का भी कोई अनुभव नहीं है। वास्तव में हमारे लेकर के उस समय कोई अनुभव जो नहीं थी, कुछ हमारे पास पहले के कुछ अनुभव नहीं थे, हम नए थे। इसलिए इन देशों को एक ऐसी प्रशासनिक प्रणाली की आवश्यकता है जो लोकतंत्र को स्थिरता, संतुलन और सुचारू रूप से कार्य करने की प्रेरणा के साथ जीवित रहने में मदद करे। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने, उन्हें सस्टेन करने के लिए भी जो है लोक प्रशासन की एक भूमिका होती है। और ऐसे देशों में जो है ये प्रशासनिक जो प्रणाली होती है वो जो है इन कार्यों को संपादित करती है। इन देशों में लोक सेवकों की लोकतंत्र को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोक प्रशासन को एक तरीके से लोकतंत्र को स्थापित करने का पूरा श्रेय दिया जाता है। तो लोक सेवकों को ही जो है लोकतंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही साथ वे प्रमुख नीति निर्माण कार्यों में अपनी राजनीतिक प्रमुखों की सहायता करते हैं। हमने पहले भी देखा कि आज का जो लोक नीति का निर्माण का कार्य है वो काफी ज्यादा जटिल हो गई है, और इस जटिलता को देखते हुए अब लोक नीति निर्माण जो है सिर्फ और सिर्फ इतना सहज कार्य या सरल कार्य नहीं होता है कि एक राजनेता या मंत्री खुद अपने स्तर पर सारी लोक नीतियों का निर्माण कर ले। उसे जो है इस मामले में एक तरीके से जो है एक विशेषज्ञ परामर्श की आवश्यकता होती है और एक विशेषज्ञों का समूह की आवश्यकता होती है जिसके पास इस तरह के विशेषज्ञता और अनुभव प्राप्त होते हैं। और उस मामले में अगर कोई काम करता है तो पुनः ये लोक सेवक ही होते हैं, ये स्थायी कार्यपालिका ही होती है जो उन्हें जो है इस तरह की जो है एक विशेषज्ञ सलाह और विशेषज्ञ परामर्श और उसे जो है पूरी तरीके से जो है एक समर्थन देती है, ताकि जो है भारत में भी जो है लोक नीति एक अच्छी बने और एक कारगर और एक प्रभावी लोक नीति बनाई जा सके। एक बार जब मंत्री नीतियां बना लेते हैं तो यह फिर से सिविल सेवकों का कर्तव्य है कि वे अपने उद्देश्यों को साकार करने के लिए उन्हें ईमानदारी से लागू करें। मैंने पहले भी कहा था कि राजनीतिक प्रशासन विभाजन यानी कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी का जो कॉन्सेप्ट जिसे वुडरो विल्सन ने कॉइन किया था, उसमें राजनीति
को एक तरीके से दिया गया था कि वो लोक प्रशासन को जो है एक राजनीति में लोक नीति का निर्माण करे, साथ ही साथ लोक नीति के निर्माण के बाद उनको एक तरीके से इम्प्लीमेंट करना, उनके उद्देश्यों को प्राप्त करना, ये काम जो है वो दिया गया था लोक सेवकों को, यानी कि लोक प्रशासन को। तो इन अर्थों में हम देख सकते हैं जो भी नीतियां बनी, जो भी आपके लक्ष्य निर्धारित हुए, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो मेन जो है बीड़ा दिया गया है वो लोक प्रशासन को ही दिया गया है, और उन्हें अपनी प्रामाणिकता में विश्वसनीयता और जनता का विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। और उस नीतियों को लोगों के बीच में, उनके बीच में लोगों की विश्वसनीयता कितनी है किसी एक लोक नीति के प्रति या किसी कार्यक्रम के प्रति, उसे स्थापित करना और उसे लोगों तक ले जाना, उसके बारे में समझाना, उसमें जन जागरूकता फैलाना, नीतियों को सफल बनाना और उसे लागू करना, साथ ही साथ जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना, यानी लोक प्रशासन में जो लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सकता है वो भी जो है सुनिश्चित करने का कार्य वास्तव में यही लोक प्रशासन ही करते हैं। तो इसलिए करके हम ये कह सकते हैं किसी को कोई काम कहना और किसी को उस काम को करना, उस कार्य रूप में, वास्तविक में रूप में उसे हासिल करना, ये एक ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इन अर्थों में ये कह सकते हैं कि लोक नीतियों के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, उन लक्ष्यों को जो है एक प्राप्त करने का कार्य भी जो है ये लोक प्रशासन के द्वारा ही किए जाते हैं। और जो आपके जो सपने हैं, जो लक्ष्य हैं, उसे एक जमीनी हकीकत पर और उसकी प्राप्ति के लिए ये लोक प्रशासन ही कार्य करते हैं। तो इन अर्थों में हमने देखा कि लोक प्रशासन की जो भूमिका है वो विकासशील समाजों में क्या है। अब हम अपनी चर्चा को विकासशील समाज से लेते हुए यहीं पर हम समाप्त करते हुए हम अगला जो देखते हैं कि आखिर विकसित समाजों में लोक प्रशासन की क्या भूमिका हो सकती है। तो इस भूमिका के बारे में सबसे पहली बात आप ये गौर करें, ये जान ले कि विकसित समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती है जितनी ज्यादा महत्वपूर्ण विकासशील समाजों में पाई जाती है या होती है। हमने ये भी देखा कि लोकतंत्र को स्थायित्व प्रदान करना, वहां की जनता को एक तरीके से उनके जीवन को ऊपर उठाना और साथ ही साथ जो है एक समाज की एक स्थिरता के लिए और समाज की जो है एक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी जो काम है वो वास्तव में लोक प्रशासन ही करते हैं। क्योंकि विकास के पैमाने पे कहीं न विकासशील समाज जो होते हैं वो पिछड़े हुए होते हैं। तो पिछड़े होने के का कारण ये है कि उनके पास में बहुत सारे टास्क होते हैं जिन्हें उन्हें कंप्लीट करना होता है और जिनकी प्राप्ति करनी होती है। विकसित समाजों की खासियत ये होती है क्योंकि ये कुछ न कुछ विकास किए वो होते हैं, उस तरीके की जो एक सस्टेनेबल या जिसको कह सकते हैं एग्जिस्टेंस के लेकर के जितनी इंपॉर्टेंट जो काम होनी चाहिए वो वास्तव में वो समाज अपने आप को प्राप्त किए हुए होता है। तो इन अर्थों में हम देख सकते हैं कि ये जो है एक बेहतर स्थिति में होते हैं। अगर विकसित समाजों के लोक प्रशासन के बारे में हम ये देखें तो एक बेहतर स्थिति में होते हैं। फिर जो है इस बेहतर को और कैसे बेहतर किया जा सकता है इसके लेकर के ये कार्य करते हैं। तो आइए हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं कि विकसित समाजों में आखिर लोक प्रशासन की किस तरीके की भूमिका को हम पाते हैं। क्योंकि यहाँ की जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थिति या पारिस्थितिकी जो है वो अलग होती है। विकासशील समाज से विकसित समाजों में जो है एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास थोड़ा बेहतर होता है, एक बेहतर स्थिति में होती है। तो इन स्थितियों में वास्तव में लोक प्रशासन की भूमिका क्या निर्धारित की गई है इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो देख लें कि विकसित देशों में लोक प्रशासन की अगर भूमिकाओं को अगर हम बिंदुवार अगर इसका हम एक तरीके से इसकी चर्चा करना चाहें तो उसे हम इस तरीके से रख सकते हैं। पहला कि विकसित उत्तर औद्योगिक समाजों में लोक प्रशासन एक सीमित भूमिका निभाता है। मैंने पहले भी कहा क्योंकि सीमांकन एक हो जाता है, एक बड़ी सीमित भूमिका होती है क्योंकि वो जो भूमिका काफी ब्रॉड होती है वो विकासशील समाजों में होती है। उस सारे आयाम जो होते हैं, सारी चीजों के लेकर के सरकार के लोग, जनता उसी पर निर्भर होती है और वास्तव में जो है
जनता की जो निर्भरता होती है वो विकसित समाजों में कम पाई जाती है। इसलिए करके इनकी भूमिका भी जो होती है एक सीमित होती है। साथ ही साथ यहाँ पे एक जो है बाजार या फिर एक ये कह सकते हैं जिसे निजी प्रशासन बोल सकते हैं या निजी क्षेत्र बोलते हैं, उनकी उपस्थिति सशक्त होती है और इस लेकर के सरकार के पास भी जो है उस तरीके से कार्य बोझ या फिर एक तरीके से वर्कलोड कम होता है। जैसे एक कार्य की अति दबाव के स्थिति को एक विकासशील समाज झेलता है, उस तरह के कार्य के दबाव या उस तरह के अति बोझिल स्थिति जो है विकसित समाजों में लोक प्रशासन पे नहीं पाई जाती है। इन अर्थों में मान लिया जाए कि लोक प्रशासन की जो है यहाँ पे भूमिका एक सीमित मानी जाती है बनिस्बत विकासशील समाजों की। इन समाजों में अत्यधिक विकसित और व्यापक बुनियादी ढांचे का स्वामित्व और प्रबंधन निजी संगठनों द्वारा किया जाता है। हमने पहले भी कहा कि यहाँ पे एक सरकार और निजी क्षेत्र के बीच में एक बड़ा एक अच्छा जो तालमेल होता है और वास्तव में जो आधारभूत संरचना होती है उसका निर्माण और उसका स्वामित्व जो होता है वो निजी क्षेत्रों के हाथों में होता है, वो उसका बेहतर प्रबंधन करते हैं। इस लेकर के सार्वजनिक यानी लोक प्रशासक जो होते हैं त्वरित विकास को बढ़ावा देने और लोगों को कुशलता से सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र को विनियमित करते हैं। हम ये कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो काम होता है वो एक तरीके से एक विनियमन का काम होता है, रेगुलेटर का काम करता है, न कि वो सर्विस प्रोवाइडर का काम करता है। जैसा कि हमने विकासशील समाजों में देखा, यहाँ पे एक स्थिति बड़ी बेहतर होती है, आधारभूत संरचना का विकास बहुत बेहतर होता है। निजी क्षेत्र उन आधारभूत संरचनाओं के विकास और उनके प्रबंधन में बड़े एक कारगर तरीके से अपनी भूमिका का एक निर्वाह करते हैं। तो उस स्थिति में वास्तव में इनका काम ये हो जाता है कि एक लेवल प्लेइंग के लिए वास्तव में हर एक फील्ड में, चाहे वो बीमा के क्षेत्र में हो, चाहे वो मान लीजिए ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे वो एक तरीके से मान लिया जाए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, तो इनके बीच में अगर दो व्यक्ति या एक बहुत सारे प्लेयर्स आपस में कंपीट कर रहे हैं, वह सेवाओं के उपलब्धता में या फिर वस्तुओं के उत्पादन में, तो उनके बीच में एक तरीके से किस तरीके से लेवल प्लेइंग का काम हो सकता है, इसके लिए विनियमन का काम एक रेगुलेटर के तौर पर ही एक भूमिका होती है। ये सिर्फ और सिर्फ जो ये देखते हैं कि कोई भी प्लेयर जो है अपनी स्थिति का ज्यादा जो है बेजा या फिर एक तरीके से जो है एक अन्यायपूर्ण जो है उसका जो है इस्तेमाल ना करे, और वो जितने भी निजी क्षेत्र के प्लेयर है उनके बीच में जो है एक जो है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को किस तरीके से निर्धारित किया जा सकता है या उसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके लेकर के कार्य करता है। दूसरा बात अगर हम देखें कि विकसित समाजों में लोक प्रशासन व्यवहारिक और उत्पादनोन्मुखी होता है, यानी कि एक देख लिया जाए कि काफी एक तरीके से प्रैक्टिकल होता है और साथ ही साथ जो है एक प्रोडक्शन ओरिएंटेड होता है। साथ ही लोक प्रशासन संगठन के प्रति वफादार होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन की जो एक तरीके से उनकी जो इंटीग्रिटी होती है, लोक सेवक की जो ऑनेस्टी होती है, जो इथिकल पार्ट होते हैं, और संगठन के प्रति जो उनकी जो एक वफादारी या ईमानदारी होती है, और कार्यों के प्रति जो एक उनकी जो एक व्यावसायिक अप्रोच होता है या उनके प्रति जो एक समर्पण का भाव होता है या प्रतिबद्धता जो सांगठनिक प्रतिबद्धता होती है, वो वास्तव में लोक प्रशासन जो विकसित समाज की लोक प्रशासन है उसमें कम पाई जाती है। जहां तक सांगठनिक प्रतिबद्धता का सवाल है या फिर एक तरीके से जो है ये कह जाए कि पब्लिक सर्विस के लेकर के जो इथॉस की बात करते हैं, जिस हम इथिक्स की बात करते हैं, जिस हम एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी की बात करते हैं, जिस ऑनेस्टी की हम बात करते हैं और जिस हम ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी की हम बात करते हैं, वो वास्तव में एक विकसित समाजों में ज्यादा पाई जाती है बनिस्बत विकासशील समाजों की। और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो जो है एक तरीके से कमिटेड होते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं। नौकरशाही अब पारंपरिक बेवेरियन मॉडल हमारे यहाँ अभी भी जो है लोक प्रशासन जो विकासशील समाज की है वो बेवेरियन मॉडल पे ही काम करता है, और वास्तव में विकसित समाजों में की जो लोक प्रशासन है जो वहां की नौकरशाही है अब जो है एक ट्रेडिशनल बेवेरियन मॉडल्स के अनुरूप नहीं है, उससे वो आगे बढ़ चुकी है। और अभी जो एक नौकरशाह पाई जाती है, जो नौकरशाही का स्वरूप पाया जाता है विकसित समाजों में, वो एक तरीके से पोस्ट बेवेरियन एक
नौकरशाही पाई जाती है, उसकी जो है उस तरह की संरचना पाई जाती है। और पोस्ट वेबेरियन नौकरशाही की सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसमें नियमों को लेकर के इतनी जो है एक तरीके से प्रतिबद्धता और नियमों को माध्यम पे ज्यादा जोर देना, न कि लक्ष्यों पे ज्यादा जोर देना, यानी कि एक साध्य और साधन के बीच में जो संबंध होता है तो वो साध्य को लेकर के ज्यादा कार्य करते हैं। और उत्तर वेबेरियन जो एक तरीके से पोस्ट वेबेरियन जो है एक तरीके से जो स्टेज है ब्यूरोक्रेसी की जो विकसित समाजों में पाई जाती है, वहां पे आप देखेंगे तो वास्तव में उनके बीच में नम्यता, नौकरशाही के कार्य करने की, और साथ ही साथ जो है उनकी जो है एक प्रशासनिक प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता ज्यादा पाई जाती है। वो साध्यों पे ज्यादा जो है ध्यान देते हैं, न कि साधन पे। तीसरी बात अगर हम देखें कि पश्चिम के कई विकसित देशों में एक समतावादी और साथ ही साथ लोकतांत्रिक संस्कृति का उदय हुआ है। आपको पता है कि लोकतंत्र की जो उदय हुई है, जो एक समतामूलक समाज की हम बात करते हैं, और साथ ही साथ जो है एक लोकतांत्रिक संस्कृति की हम बात करते हैं, उसका जो है एक तरीके से उसका उदय ही जो है पश्चिमी राष्ट्रों में और विकसित राष्ट्रों में हुआ है। तो इसकी जड़ें जो है यहाँ पे ज्यादा मजबूत पाई जाती है। तो इस लेकर के हम मान सकते हैं कि एक तरीके से जो समाज है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि जिसमें समता के मूल हो, समता के गुण हो, और साथ ही साथ एक तरीके से डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को लेकर के उनकी जो संस्कृति का जो बेहतर जो है एक उपस्थिति जो है वो जो है यहीं पाई जाती है। और इसने जो है प्रशासनिक निर्णय लेने में प्रतिभागियों के बीच समानता की भावना को जो है एक तरीके से विकसित किया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वास्तव में समतामूलक और समतावादी और लोकतांत्रिक संस्कृति का उदय क्योंकि विकसित समाजों में हुआ है, इस लेकर के यहाँ पर ये चीजें ज्यादा गहरी पाई जाती हैं। और वहां पर भी जब हम प्रशासनिक निर्णय निर्माण में देखते हैं तो वास्तव में इसमें जो है जो भी एक डिसीजन में स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके बीच में जो है एक जो है पार्टिसिपेशन होता है। और हम ये कह सकते हैं कि एक जो है पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग यानी कि सहभागी निर्णय निर्माण की जो है स्थिति है वो विकसित समाजों में पाई जाती है। बनस्पत विकासशील समाजों में जो है एक निर्णय निर्माण, जो प्रशासनिक निर्णय निर्माण होते हैं, उसमें लोगों की सहभागिता थोड़ी कम पाई जाती है। इस लेकर के जो है एक जन सहभागिता के जो गुण होते हैं प्रशासनिक निर्णय निर्माण में, वो बेहतर स्थिति में होती है विकसित समाजों में। इन समाजों में एक अधीनस्थ प्रशासनिक समस्या पर अपने वरिष्ठ के साथ अपने मतभेद व्यक्त करने से डरता नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ की जो एक प्रशासनिक की व्यवस्था है या फिर मंत्री और लोक नौकरशाही के बीच जो संबंध होता है, एक कहते हैं ना कि बॉस इज ऑलवेज राइट, वो मंत्री के हर एक बातों में सही या गलत में जो है यस सर की एक भावना लेकर के आता है। जबकि एक तरीके से विकसित समाजों में जब आप देखेंगे कि मंत्री और लोक सेवकों के बीच वो अपनी बातों को बड़े जो है एक निडर और सशक्त तरीके से और जो उचित है उसको बोलने की साहस को वो रखते हैं। वो क्या सही है क्या गलत है उसको व्यक्त करने में हिचकिचाते नहीं हैं, किसी भी तरीके का जो है वो फियर फैक्टर से जो है ग्रसित नहीं होते हैं। जबकि विकासशील समाजों में ये एक तरीके की एक ऐसी भावना पाई जाती है कि वो मंत्रियों की बातों को काटना पसंद नहीं करते हैं, और मंत्री भी जो है एक किसी भी अगर उनकी निर्णय से अलग हट करके कोई बात वो कहने का जो मादा जो है वो लोक सेवकों में नहीं होता है। और इस तरीके की जो एक तरीके से उनकी जो प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए और क्या सही है और क्या गलत है, उनकी विशेषज्ञता का सही इस्तेमाल और एक तरीके से ये जो है निर्भय माहौल और एक निडर होकर के अपनी बातों को रखना, और वो सशक्तता जो है वास्तव में विकसित समाजों के लोक प्रशासन में पाई जाती है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ विकास के जो एक तरीके से परिणाम आते हैं वो उतने जो है कारगर नहीं होते हैं जैसे एक होनी चाहिए, और जैसी जिसकी उपलब्धि और जिसकी जो है एक प्राप्ति जो है विकसित समाजों में हो सकती है। साथ ही साथ अगर हम चौथे बात करें एक भूमिका की, तो ये कह सकते हैं कि विकसित समाजों में प्रशासनिक भूमिकाएं अत्यधिक विशिष्ट और विभेदित होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि वहां पे बड़ा ऐसे कि स्पेशलाइजेशन होता है, हर एक प्रशासनिक प्रणाली और उनके बीच में जो है कार्यों का विभाजन होता है, साथ ही साथ वो हर एक तरीके से स्पेशलाइज होते हैं और वो जो है एक तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं।
हर एक काम को एक ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता है, बल्कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कुछ स्पेसिफिक और कुछ सर्टेन काम को ही करते हैं। तो उनके बीच में जो है एक तरीके से विशेषज्ञता के जो गुण पाए जाते हैं और उनके बीच में डिफरेंशिएशन बेहतर होता है, न कि एक ही तरह के संगठन तो बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, बल्कि कार्यों का जो है एक स्ट्रीमलाइन जो है किया जाता है, कार्यों का बड़ा सूक्ष्म विभाजन किया जाता है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कार्यों में जो है अपनी जो है ये जो एक तरीके से देखा जाए जो उसे कम किया जाता है और डिफरेंशिएट किया जाता है। इससे एक बेहतर विशेषज्ञता को प्राप्त किया जाता है और साथ ही साथ क्षमता के क्षेत्र में अच्छी तरह से परिभाषित होता है, या डिमार्केशन ऑफ जो एक तरीके से जॉब्स हैं या फंक्शन है या एक तरीके से विशेषज्ञता के जो क्षेत्र होते हैं, या फिर एक लोक नौकरशाह का कितना बेहतर एक हम क्षमता निर्माण को कर सकते हैं, उनकी स्थिति और उनको जो है एक बेहतर डिफाइन करने के कारण उनकी स्थिति जो है यहाँ पे जो है एक सशक्त होती है और साथ ही साथ पदानुक्रमित यानी कि हायरार्किकल संबंधों को अच्छी तरीके से समझा जाता है। तो इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी कार्यों का विभाजन, उनका विभेदीकरण, उनकी विशिष्टीकरण, ये जो है एक बेहतर पाई जाती है कहां? तो विकसित समाजों में, विकासशील समाजों की बनिस्पत। तो ये कहा जा सकता है कि नौकरशाही राजनीतिक व्यवस्था में एक स्वायत्त इकाई नहीं है। साथ ही साथ हालांकि यह वैध राजनीतिक सत्ता से बाहरी नियंत्रण के प्रति उत्तरदायी है, हालांकि नौकरशाही के भीतर चोरी और आत्मनिर्देशन की भी प्रवृत्ति होती है, यानी कि एक भ्रष्टाचार के भी गुण पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि विकसित समाजों में भ्रष्टाचार के गुण नहीं पाए जाते हैं, भ्रष्टाचार वहां भी होता है और भ्रष्टाचार का जो एक लेवल होता है वो काफी एक परिष्कृत या फिर सोफिस्टिकेटेड होता है। इन अर्थों में हम ये कर सकते हैं कि वहां पर जो है नौकरशाही एक जो है ऑटोनोमस जो है एक यूनिट की तरफ काम नहीं कर सकती है, यह वैध होती है और राजनीतिक सत्ता से बाहरी नियंत्रण के प्रति उत्तरदायी है। हालांकि नौकरशाही में भ्रष्टाचार के तत्व जो है एक विकसित समाजों में भी पाई जाती है। ऐसी बात नहीं है कि विकसित समाज की लोक प्रशासन इन तरीके से जो है एक भ्रष्टाचार के अवगुण से मुक्त नहीं है। अगर हम दो थिंकर की बात को हम देखें, उन्होंने क्या एक तरीके से भूमिका बताई है, एक तरीके से क्या क्या भूमिका है लोक प्रशासन की विकसित समाजों में, इसे देखते हुए तो ईरा सारकांस्की का विचार है कि विकसित देशों में नौकरशाही की 3 विशेषताओं की व्याख्या इन्होंने किया है। और उन्होंने पहली बात कही है कि भाई नौकरशाही जो है बड़ी होती है, जिसमें विशेष कर्मचारियों के साथ कई उप इकाइयां होती है, जो सरकारी गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला में विशेषज्ञता को दर्शाता है। हम ये कह सकते हैं कि नौकरशाही जो होती है इसकी जो एक साइज होती है, ईरा सारकांस्की के शब्दों में, कि लोक प्रशासन की जो साइज होती है, जो आकार होता है, वो विकसित समाजों में ज्यादा बृहद होते हैं और साथ ही साथ इनके बीच में जो श्रृंखलाएं होती है और कार्य के लेकर जो विशेषज्ञता जो दर्शाती है वो विकसित समाजों में ज्यादा पाई जाती है। साथ ही साथ दूसरी इन्होंने जो तत्व बताए कि सरकार की अन्य वैध शाखाओं से नौकर की जो है शाही की जो है एक दिशा निर्धारित होती है। और तीसरी बात इन्होंने ये कही कि नौकरशाही को पेशेवर माना जाता है जो नौकरशाही के बीच विशेषज्ञता का प्रतीक होता है। ऐसे देखा जाए कि पेशेवरपन की जहां तक बात होती है, एक प्रोफेशनलिज्म की बात होती है, वो एक विकसित समाजों में के लोक नौकरशाही में ज्यादा पाई जाती है अगर हम इसकी तुलना विकासशील समाजों की लोक नौकरशाही से करें। वहीं अगर हम फेरल हेडी की बात करें, फेरल हेडी के जो विचार हैं, उन्होंने ये कहा कि फेरल हेडी ने विकसित देशों में लोक प्रशासन की भूमिका के संबंध में 5 विशेषताओं को इन्होंने जो है एक तरीके से इंगित किया है। और पहला उन्होंने ये कहा कि इन देशों में लोक प्रशासन बड़े पैमाने पर जटिल और सहायक होते हैं। एक तरीके से जटिलता का जो स्तर होता है वो लोक नौकरशाही में ज्यादा होते हैं, खासकर विकसित समाजों में, और ये जो है बड़े हेल्पफुल होते हैं, बड़े कारगर तरीके से अपने कार्य करते हैं और इनकी जो सहायक है, एक जो रोल होते हैं, एक सब्सिडी रोल जो होते हैं, वो बड़ी अच्छी होती है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि नौकरशाही विशेषज्ञता की भावना प्रदर्शित करती है। इसमें ये कह सकते हैं कि उनके बीच में स्पेशलाइजेशन जो एक्सपर्टीज होता है वो लोक नौकरशाही में ज्यादा पाई जाती है। फेरल हेडी ने भी इस बात को जो है एक तरीके से मान्यता प्रदान किया है। तीसरी बात उन्होंने ये कही, अत्यधिक विशिष्ट नौकरशाही, यानी कि एक तरीके से एक सुपर स्पेशल जो है एक ब्यूरोक्रेसी जो है वो पाई जाती है, तो वो विशिष्ट
जो है वो विकसित समाजों में पाई जाती है। इसकी सहमति और इसकी मान्यता भी जो है एक फेरल हेडी ने दिया है। चौथी बात इन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रक्रिया काफी स्पष्ट है और राजनीतिक संस्थान आमतौर पर निश्चित और स्वीकृत है। पांचवी बात इन्होंने ये कहा कि नौकरशाही अन्य विशिष्ट राजनीतिक संस्थानों द्वारा प्रभावी राजनीतिक नियंत्रण के एक अधीन है, यानी कि एक तरीके से पॉलिटिकल जो एक तरीके से उनके ऊपर कंट्रोल है वो ज्यादा बेहतर है। तो इस अर्थों में अगर हम अपनी बातों को अगर एक निष्कर्ष के रूप में समाहार करना चाहे कि वास्तव में लोक प्रशासन की भूमिका जो है एक विकासशील समाजों में कैसी है और विकसित समाजों में कैसी है, तो इसका निष्कर्ष और इसके सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में लोक प्रशासन की जो भूमिका है वो एक ज्यादा बड़ी पाई जाती है विकासशील समाजों में, क्योंकि वहां के एक समाज का अस्तित्व और वहां के लिए सरकार के ऊपर जो है लोगों की ज्यादा निर्भरता और ज्यादा निर्धन आबादी और ज्यादा जो है विकास के पैमाने पर पिछड़े होने के कारण जो है लोक प्रशासन के ऊपर जो है एक अति बोझिल स्थिति होती है। हम ये भी देखते हैं कि सामाजिक न्याय के एक वाहक के तौर पर भी जो है लोक प्रशासन कार्य करता है। वहीं अगर हम विकसित समाजों की ओर बढ़े तो विकसित समाजों में एक तरीके से एक विकास के चरण में उनकी जो है स्थिति बड़ी बेहतर होती है, तो इनकी इस तरीके से ज्यादा निर्भरता विकसित समाजों के लोगों की जो है लोक प्रशासन पे नहीं होती है। वहां पे जो है निजी क्षेत्र जो है आधारभूत संरचना को एक बहुत बेहतर तरीके से प्रबंधन करते हैं। सरकार जो है वास्तव में विनियमन का कार्य ज्यादा करती है और यही कारण है अगर इन सारी स्थितियों को आप देखेंगे तो वैश्वीकरण की संकल्पना ज्यादा एक अच्छी मानी जाती है विकसित समाजों के लिए। भारत में जो है एक वैश्वीकरण की जो संकल्पना में खासकर हम जो एक प्राइवेटाइजेशन की हम बात करते हैं उसके लेकर के हम ये कह सकते हैं एक अच्छी पहल नहीं मानी जाती है, क्योंकि हम अभी विकास के उस पैमाने को प्राप्त नहीं कर पाए हैं जैसा कि पश्चिमी राष्ट्रों और विकसित राष्ट्रों ने प्राप्त किया है। दूसरी बात यह भी होती है क्योंकि प्रशासन जो है एक संस्कृति से आबद्ध से एक संकल्पना मानी जाती है, तो हमारे समाज और संस्कृति की जो एक सोच है, जो गुण है, वो विकसित समाजों से अलग पाई जाती है। हम हमेशा सामूहिकता पर हमने देखा होगा, हम हमेशा बात करते हैं कि अगर 10 हितों के लिए एक हितों को त्याग दिया जाए तो ये एक अच्छी बात है। और जबकि पश्चिमी समाज जो एक तरीके से व्यक्तिनिष्ठ जो होता है और ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति के भी हितों को जो है एक त्यागना वो अच्छा नहीं मानता है, तो ये सारी स्थितियां जो है हमें ये इस बात के लिए ये करती है कि वास्तव में पूंजीवाद की संकल्पना जो है एक बेहतर स्थिति में मानी जाती है, तो वो विकसित समाजों में मानी जाती है। इस आधार पे हम अपनी बातों को यहीं समाप्त करते हैं कि आज हमने विकसित और विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका को देखा और इन भूमिकाओं को लेते हुए अभी आपने देखा होगा कि 66वीं वाले जो मेंस एग्जाम हुए हैं उसमें भी इन्होंने जो पूछा है और कि विकसित समाजों में जो है और विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका क्या है, उसके लेकर के अभी हम इसकी और जो है एक कंटेम्पररी जो है एक व्याख्या कर सकते हैं कि एक समकालीन क्या भूमिका है, उस पर भी हम अपनी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए हम इतना ही इसको रखते हैं, तो तब तक के लिए धन्यवाद।